तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके। और इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है और वो क्या है, नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें अभी तक हमने नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी, उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा हमारा क्या, पहले तो हम लेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स, और फिर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, इनकी पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा क्या, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। ठीक है, कि हम ये देखना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन ग्रुप में, वो कितने केमिकली रिएक्टिव हैं और कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा। तो अगर आप पूरे नाइट्रोजन ग्रुप में देखोगे ना, तो सबसे कम रिएक्टिव है नाइट्रोजन। और आप जानते भी हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का। रीज़न यही है कि नाइट्रोजन सबसे कम रिएक्टिव गैस है। और ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है N2 के फॉर्म में, और दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और इस ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई है, मीन्स ये 941.4 किलो जूल है, जो इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मली हमें एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। और यही रीज़न है कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे इनर्ट एलिमेंट है। जबकि आप देखोगे फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब अगर हम इसे खुला रख दें तो ये तुरंत एयर से रिएक्शन कर लेगा, जलने लगता है। और इसका रीज़न है फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, और ऐसा होने के कारण इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड जो एंगल है बहुत ज़्यादा डेविएटेड है, जिसके कारण ही ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन वाला मॉलिक्यूल है। इसके बाद नीचे की तरफ चलें तो एटम भारी होने लगते हैं, लेजी टाइप हो जाते हैं, जिससे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब है ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फॉस्फोरस और सबसे कम रिएक्टिव है क्या बच्चों, नाइट्रोजन। ओके, तो यही हमें लिखना है कि जो है इन, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, ठीक है, इज इनर्ट, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में नाइट्रोजन टोटली इनर्ट है बच्चों। और इसका रीजन है, इट इज ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये होती है 941.4 किलो जूल पर मोल, जो कि लगभग 2000 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर में ही इतनी बॉन्ड एनर्जी हमें मिल सकती है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होने के कारण ही ये क्या है बच्चों, इनर्ट है, बट गिव रिएक्शंस at high temperature, pressure and presence of catalyst, mainly Fe या Fe2O3, Al2O3 या K2। इनकी प्रेजेंस में ये फिर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन, प्रेशर 200 atm, और इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में फिर नाइट्रोजन रिएक्शन करता है। जैसे आप देखोगे N2
प्लस 3H2, है ना। तो यहाँ पर लगभग 200 ATM प्रेशर लिया जाता है, 200 बार के आसपास का, 700 केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ पर FeMO या फिर Fe2O3, है ना, Al2O3, A2O, इस तरह की कैटालिस्ट लेते हैं तब ये क्या बना देता है, अमोनिया। ठीक इसी तरह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है बहुत हाई, जब बिजली चमकती है तो जब हाई एनर्जी आती है तब N2 और O2 मिलकर NO बनाने लगते हैं, और NO से NO2 और NO2 से नाइट्रिक एसिड बनने लगता है, और इस तरह से एसिडिटी बढ़ जाती है वाटर की, जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। तो अब आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे कम रिएक्टिव है, रीजन है N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। अब आते हैं कि फॉस्फोरस क्या है। तो आप यहाँ देखोगे कि जो यहाँ पर फॉस्फोरस है ना, तो अपने ग्रुप में फॉस्फोरस मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इज हाईली रिएक्टिव। in this group due to angle strength in P4 molecule, मतलब फॉस्फोरस P4 फॉर्म में मिलता है। तो आप देखोगे कि इसमें इस तरह से ये है ऐसा स्ट्रक्चर P4, क्योंकि फॉस्फोरस में जो है बच्चों पाई बॉन्डिंग नहीं मिलती, पी पाई, जैसे नाइट्रोजन में पी पाई, तो दो नाइट्रोजन ही आपस में जुड़े, तो यहाँ एक फॉस्फोरस अपनी 3 वैलेंसी 3 फॉस्फोरस के थ्रू कंप्लीट करता है। तो ये जो एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का, जबकि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो कितने का है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेविएशन है। अगर हम इसका डेविएशन एंगल देखें, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डेविएशन एंगल, है ना। तो ये लिखा जाता है 1/2 109, ठीक है, डिग्री 28 मिनट माइनस क्या 60। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा इस तरह से, इतना डेविएशन है, मीन्स हम ये कहें कि ये जो एंगल है ये 24 डिग्री 44 मिनट का डेविएट है। यहाँ पर भी वही एंगल होगा 24 डिग्री 44 मिनट का। तो इतना ज्यादा डेविएशन होने के कारण जब बॉन्ड अंदर की तरफ दबा हुआ है तो स्प्रिंग जैसा बॉन्ड नीचे होता है, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रेन की कंडीशन में है कि जरा सी एनर्जी मिल जाए या लाइट मिल जाए तो ये 4P बना देगा और तुरंत O2 से रिएक्ट करके P2O5 बनाने लगता है और चमकने लगता है, और कहें हम कि ग्लो इन डार्क में भी, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वहाँ रिएक्शन होने लगती है। तो इस ग्रुप में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या है बच्चों, फॉस्फोरस। उसका रीजन आपसे पूछे तो इसका रीजन है इट इज ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब एंगल में बहुत ज्यादा डेविएशन है। जहाँ 109 डिग्री का होना था एंगल, वहां पर ये 60 डिग्री का है, तो जो डेविएशन हुआ है वो है 24 डिग्री 44 मिनट का। और इतना ज्यादा डेविएशन होने के कारण ही ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल जो है ये है रिएक्टिव हो जाता है फॉस्फोरस। आपने देखा होगा अगर फॉस्फोरस को खुला रख दें तो जलने लगता है, चमकने लगता है, रीजन यही है। बट ठीक है, और अदर जो है अगर हम और आगे नीचे की तरफ देखें तो रिएक्टिविटी इनवर्स, ठीक है, डिक्रीजेस, या कहें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एलिमेंट। फिर जैसे जैसे एलिमेंट का साइज बढ़ता है कम होती है, तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फॉस्फोरस, फिर आ जाएगा आर्सेनिक, फिर आता है एंटीमनी, फिर आता है बिस्मथ, और सबसे कम रिएक्टिव क्या है बच्चों, नाइट्रोजन। ये है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, समझ गए ना। तो इस तरह से नाइट्रोजन की कम रिएक्टिविटी का रीजन है ट्रिपल बॉन्ड की हाई बॉन्ड एनर्जी, फॉस्फोरस की हाई रिएक्टिविटी का रीजन है एंगल स्ट्रेंथ। बाकी एलिमेंट भी रिएक्टिव है लेकिन फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में कम है, क्योंकि हैवी एटम हो जाते हैं, हेजी टाइप के हो जाते हैं,
और इस तरह से इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर दिखता है वो इस तरह से। कितना हमें रिएक्टिविटी के बारे में याद रखना, बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद हम आते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है, इन केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो कंपाउंड्स बने हुए हैं उनमें क्या पीरियोडिसिटी दिखती है, मतलब किस तरह के इनके हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, इनमें इस तरह का ऑर्डर दिखता है रिएक्टिविटी का। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या बच्चों, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, कि हाइड्रोजन से इनकी रिएक्टिविटी क्या है और क्या बनता है। तो आप देखोगे कि ऑल मेंबर्स जो है, मेंबर्स फॉर्म EH3 टाइप हाइड्राइड, समझ गए, विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन with element of नाइट्रोजन फैमिली। बात क्लियर है कि जो ये ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका जो हाइड्राइड का फॉर्मूला है बच्चों, और ये फॉर्मूला क्या है, EH3 टाइप का, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाइड्रोजन की रिएक्शन से बनता है। जैसे हम कहें कि नामोनिया है ना, तो डायरेक्ट एक्शन से बन जाता है ये, तो NH3 इस तरह से। कैटलिस्ट लगते हैं इसमें FeMO, और जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो प्रेशर तो होता है 200 atm, लगभग 700 केल्विन टेम्परेचर, तो अमोनिया बनता है। ठीक इसी तरह से Ca3P2 पर अगर वाटर की रिएक्शन करा दी जाए तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस 3 मोल, और प्लस EH3 2 मोल, तो कुल मिला के ये 6 लगेगा। तो इसी तरह से बाकी हाइड्राइड्स बनते हैं। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है ना वो इस तरह से विद हाइड्रोजन, है ना, कि अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले तो ये ऑर्डर है बच्चों हाइड्रोजन का इन ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। अब देखो, अब इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इनके हाइड्राइड के नेचर को लेकर। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइड्राइड्स के बारे में, तो काफी क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, तो उनको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखो पहला पॉइंट है कि NH3 क्या होता है बच्चों, लिक्विड। क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट जो अदर मेंबर्स हैं, अदर हाइड्राइड्स, ठीक है, ये हैं अदर हाइड्राइड्स का मतलब जैसे कि PH3, ASH3, SBH3, BiH3, और जो है ये क्या है, गैसेस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला पॉइंट कि अमोनिया लिक्विड फॉर्म में आ जाता है आसानी से, रीजन है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण ही ये लिक्विड फॉर्म में है। बाकी आप देखोगे जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करें हम, है, तो ऑल हाइड्राइड्स जो है बच्चों, ठीक है, ऑल हाइड्राइड्स आर लुईस बेस। किसके कारण बता सकते हो, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। किसके कारण, लोन पेयर। इनमें ठीक है सेंट्रल एटम में लोन पेयर इन, ठीक है, एलिमेंट।
और अगर हम इनकी बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी जो है बच्चों डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों होती है ऐसा कि अब नीचे की तरफ क्यों डिक्रीज हो रही है? ड्यू टू डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, सॉरी डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लोन पेयर का क्लाउड फैल जाता है। अब फैल जाएगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाता लुईस एसिड के साथ, इसीलिए ऐसा होता है। तो देखो जैसे हम कहें ये है NH3, इसके पास है लोन पेयर, ये आया BF3 है ना, इसके पास है वीकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या करते हैं कि ये जो लोन पेयर है, मतलब हम ये कहें कि इस तरह से समझें, ये है इनके पास लोन पेयर और ये हो गया वीकेंट ऑर्बिटल ऑफ BF3। तो ये अपने लोन पेयर को किसको दे देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर दोनों के बीच में इस तरह से एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है ऐसे, और यहाँ लोन पेयर रख गया। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पर ये क्या बन गया बच्चों, लुईस बेस, और ये क्या है लुईस एसिड। तो ये जितना छोटा, मतलब जो लोन पेयर है जितने छोटे ऑर्बिटल में भरा होगा उतनी आसानी से क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा और ऐसे में इफेक्टिव ओवरलैपिंग अच्छी होगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलेंगे तो साइज जो है लोन पेयर वाली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका बढ़ने लगता है, जिसके कारण इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होने लगती है। तो ऑर्डर दिखेगा तो हम ये कहेंगे NH3, फिर आ जाएगा PH3, ठीक है, SH3, SBH3, और सबसे वीकेस्ट जो बेस होगा वो है बिस्मथ का। तो ये हमें बेसिसिटी का क्या दिखता है बच्चों, बेसिसिटी ऑर्डर। बात क्लियर है? तो इस तरह से बेसिसिटी चेंज होती है ग्रुप। फिर तीसरे पॉइंट में आते हैं रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो ये बता दूं कि रिड्यूसिंग नेचर में कि ऑल हाइड्राइड्स जो हैं, हाइड्राइड्स आर रिड्यूसर, एंड रिड्यूसिंग नेचर की बात करें कि रिड्यूसिंग नेचर जो होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा डाउन द। ऐसा क्यों होगा बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर नीचे की तरफ क्यों इंक्रीज होगा, ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड। जैसे जैसे EH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, इनका रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाएगा, जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि NH3 से अच्छा रिड्यूसर है PH3, इससे अच्छा है ASH3, इससे अच्छा हो जाएगा SBH3, और सबसे बेस्ट रिड्यूसर क्या हो जाएगा BiH3। वैसे भी नॉर्मली BiH3 इतना स्टेबल भी नहीं है, बहुत अगर बन भी जाता है तो बहुत आसानी से हाइड्रोजन निकाल देता है। तो ये इनकी क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है। ओके, फोर्थ पॉइंट में आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो देखो बच्चों, इस ग्रुप में अगर हम अमोनिया में देखें तो अमोनिया एक्सेप्शनली ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो यहाँ पर जो NH3 है, ठीक है, shows exceptionally high melting point, boiling point due to hydrogen bonding, ठीक है। इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होती है, और यही रीजन है कि एक्सेप्शनली जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम ये कहें कि PH3 शोज, ठीक है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू लोअर मोलर मास, ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है बच्चों वो है PH3, फिर है ASH3, फिर आता है क्या NH3, और इसके बाद फिर आता है SBH3, और इसके बाद है BiH3। ये ऑर्डर दिखता है। तो यहां पर ये दोनों में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, मोलर मास कम है। यहां पर क्या है बच्चों, Hb है इफेक्टिव, और यहां पर देखा जाए तो मोलर मास इफेक्टिव, थोड़ा बड़े मॉलिक्यूल हो जाते हैं, इसीलिए ये ऑर्डर दिखाई देता है। और इसको याद रखने का ऐसे याद कर लेना बच्चों, पास नहीं सब, मतलब ये है पास नहीं सब। इनके हाइड्राइड को ऐसे याद रखना है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक नहीं, ठीक है, पास सब। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो अमोनिया दिख रहा है, अमोनिया जो है बीच में आ रहा है, उसके दोनों तरफ दो दो आ रहे हैं, दो इस तरफ दो इस तरफ। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट में, तो ये बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर आप आ जाए SBH3, ठीक है, फिर है ASH3, और फिर है PH3। बिस्मथ का नहीं मिलता कहीं भी, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है मेल्टिंग पॉइंट की बिस्मथ की, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा। तो इस तरह से सबसे ज्यादा अमोनिया का, और फिर इसके बाद SBH3, और इस तरह से एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है, मॉलिक्यूल अपनी स्टेबल स्टेट मतलब सॉलिड पैकिंग अच्छी हो जाती है, इसलिए ऐसा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर आप कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखना है, नहीं सब आस पास। देखते हैं आप कि नहीं सब आस पास, और वो है पास नहीं है सब, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के हाइड्राइड्स, मतलब दोनों हाइड्राइड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बता दूं, एक आता है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर और पूछ लिया जाता है, बॉन्ड एंगल। तो हम जानते हैं बच्चों कि बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पेरीफेरल एटम। मीन्स यहाँ पर हम हाइड्रोजन, और सेंट्रल एटम मतलब यहाँ पर ई नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन फिक्स है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अमोनिया का एंगल की बात करें ना, तो लोन पेयर तो है ही, तो यहाँ जो ये पेयर है, इस तरह से ये जो पेयर होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है, और रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा नहीं दबा पाता। लेकिन जैसे हम PH3 में चले जाएं, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कम होगी ना, तो बॉन्ड जो पेयर है वो सेंट्रल एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा इसका जो एंगल है वो है 107 डिग्री 28 मिनट का, जबकि ये है 93 डिग्री के आसपास। समझ गए ना कि अगर आप इनके एंगल देखें 93.6 डिग्री का है इसका, PH3 में चले जाओगे आप तो, ठीक है ना। ASH3 में चले जाएं तो इसका जो बॉन्ड एंगल है ASH3 का वो है 91.8 डिग्री। ऐसे SBH3 में चले जाओ तो इसका जो एंगल है ना, तो इसका है 93.690, सॉरी यहाँ है 90, हाँ, और ये है 91.3 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि लगातार डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑर्डर आपसे पूछ ले तो क्या लिखोगे, NH3, PH3, ASH3 और इस तरह से SBH3। तो ये है इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स देखे हाइड्राइड्स के
बायो। ठीक है बच्चों, बाकी हम अगले टर्म में डिस्कस